स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। आज हम कैसे एल्गोरिथम लिखते हैं। हमें पता तो है कि मतलब एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक लिखने का तरीका होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करके। तो आज हम तो देखेंगे कैसे लिखेंगे इसे। मालूम सब कुछ होता है कि ऐसे लिखते हैं कि किसी मान लो चाय के एग्जाम्पल लिए थे कि चाय ऐसे बनती है, कहीं भी जाना है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे बन चले जाते हैं हम। लेकिन उसे अपनी इस लैंग्वेज में एल्गोरिथम के रूप में लिखें कैसे, तो वो आज हम लिखना सीखेंगे। देखते हैं पहले इसमें पहला पॉइंट इसे ध्यान क्या क्या रखना है, इसे लिखते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है वो उसमें पॉइंट पे है। तो समझ लेते पहले कि पॉइंट इसके क्या क्या है। इसमें क्या है कि एल्गोरिथम का कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब कि ये इसी प्रकार लिखा जाएगा। मतलब इसका स्टैंडर्ड से मतलब क्या है कि मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई दे दिया गया कि नहीं कि इसी क्रम में लिखना है, ऐसा ही एल्गोरिथम सेम होना चाहिए सबका। यानी जो पिछले लेक्चर में हम बताया था आपको कि इलाहाबाद के एग्जांपल लिए थे, बिजनौर से इलाहाबाद गए थे, मतलब किसी भी तरह से हम जा सकते हैं, मतलब पहुंचना हमें उसी पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे, चाहे कैसे भी चाहे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एल्गोरिथम कैसे भी लिखें, लेकिन हमारा क्या है, आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। बस मेन यहाँ पर डिपेंड इस चीज पे करता है कि हमारा ये ध्यान में रखना है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ये बस ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें पहले पॉइंट में क्या था कि एल्गोरिथम का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता कि इस प्रकार लिखी जाएगी। इसका मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा कि कैसे भी हम लिख सकते हैं इसे, बस हमारा आउटपुट हमारा सही आना चाहिए बस। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यह इस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपको प्रॉब्लम कैसा है, मतलब इसके लिखने का तरीका जो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कैसी है और उसके रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है हमारे पास इसे सॉल्व करने के। तो ये डिपेंड किस चीज पे करता है, मतलब कि जो एल्गोरिथम जो अपनी बड़ा लिखना है छोटा लिखना है, तो बड़ा कब लिख जाएगा, तो इससे हमें ये चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा कैसा ऑपरेशन है, किस चीज की प्रॉब्लम हमारे पास कैसा क्वेश्चन आया है और उसके रिसोर्सेस क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करने के। थर्ड पॉइंट क्या है कि एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी जब डेटा स्ट्रक्चर हम सीखते हैं पढ़ते हैं, कोई ना कोई हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, चाहे फिर भले बेसिक हमें जानकारी है कुछ ना कुछ, जिससे हम उसके जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जो हम एल्गोरिथम लिख तो देते हैं पहले सोच के, लेकिन उसे प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना बहुत आवश्यक है। तो इसमें बोले कि एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होगी, कोई सी भी C++, जावा, पाइथन, इनमें से कोई भी एक कमांड होनी चाहिए, बेसिक चाहे जानकारी हो। और इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज हमेशा सेम रहता है, कुछ ना कुछ, मतलब बेसिक चीजें क्या है, लूप। जैसे लूप इस सारी लैंग्वेज में सेम ही रहेगा, लूप का कॉन्सेप्ट हो गया। इफ एल्स कंडीशन, जो इफ एल्स कंडीशन रहती है वो भी, स्टेटमेंट जो भी है वो भी सेम ही रहता है। तो लगभग इनका जो काम होता है यहाँ तक पूरा सेम ही रहता है इन सारी लैंग्वेजों का। और इसमें चौथा पॉइंट क्या है, एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक वेल डिफाइंड प्रोसेस लिखना पड़ेगा। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन हमें दिया है, उस क्वेश्चन की हमें पूरी जानकारी नहीं है, कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दे दिया गया, तो उस क्वेश्चन की पूरी जानकारी नहीं है कैसे इसे सॉल्व करना है, तो हम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब, कोई एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल में किसी लड़के को कुछ करने के लिए बोल देता हूँ कि ये काम तुम्हें करना है। मान लेते हैं कि मान लो किसी एक छोटे लड़के को बोल देता हूँ कि भाई तुम्हें आज कपड़े लेके आना है, तुम्हें आज शॉपिंग करके आनी है, कपड़े लेके आना है, और बस इतना बोल के मैं चला जाता हूँ। ठीक है, मैं चला गया, लेकिन अब जो लड़का है वो जो सोचेगा, जो छोटा है, कि मुझे कपड़े तो लाने हैं, तो शॉपिंग तो करनी है, लेकिन किस चीज की शॉपिंग करनी है। अगर हम कपड़े लेने जाना है तो मतलब कि टी शर्ट लेनी है, ये शर्ट लेना है, जीन्स लेना है या फॉर्मल कपड़े लेना है, तो मतलब इस कंफ्यूजन में रहेगा। फिर वो दोबारा कॉल करेगा दूसरे व्यक्ति को, मतलब मुझे, मेरे पास कॉल करेगा कि कपड़े किस तरह के लेने हैं, मुझे जीन्स में लेना है, फॉर्मल में लेना है, कैसे लेना है, क्या साइज लेना है। कहने का मतलब ये है कि हमें पूरा वेल डिफाइंड उसका जो क्वेश्चन होगा, वेल डिफाइंड बताना होगा उसे कि कैसे क्वेश्चन है, कि कैसे इसे सॉल्व करना है, तभी उसको हम वेल डिफाइंड तरीके से उसको प्रोसेस करके उसका एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं। तो यहाँ चौथे पार्ट में ये बोला गया कि एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक वेल डिफाइंड प्रोसेस लिखना होगा। ठीक है, कितने समझ में आए। अब हम देखते हैं कि ऐसे जैसे इसे लिखते कैसे हैं, हम समझ लेते हैं। मतलब लिखने का ऐसे शायद इसमें मैथमेटिकली रूप में आते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि दो नंबरों का सम निकालना है, हमें दो इंटीजर नंबरों का सम निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, दो इंटीजर नंबरों का सम निकालना है, तो ये हमारा क्या वेल डिफाइंड क्वेश्चन है। इसमें जो वैल्यू भी देंगे तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे, इंटीजर टाइप मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी तो इंटीजर टाइप की देंगे, उन दोनों का एडिशन लेंगे। तो हमारे साफ साफ समझ में आ रहा है कि दो वैल्यू लेना हमें, मतलब दो वेरिएबल लेना है सबसे पहले, और दो वेरिएबल में क्या है, पहले डिक्लेयर करना है वेरिएबल, फिर क्या है उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, फिर जो ए और मान लो जो बी दो नाम वेरिएबल लिए हैं इन्हें सम करना है, सम करने के बाद तीसरे वेरिएबल पे जाके
इनिशियलाइज होगा, स्टोर होगा, फिर तीसरा जो वेरिएबल है उसे जाके प्रिंट कर देंगे। तो हमारे हिसाब से माइंड पे पूरा समझ में आ रहा है कि हमें कैसे क्या करना है, क्योंकि हमें वेल डिफाइंड क्वेश्चन हमें पता चल गया, इसलिए वेल डिफाइंड हमारा जो प्रोसेस है उसे भी हम लिख सकते। ये हमारा क्वेश्चन है कि डिजाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ये हमें पहले ही बता दिए कि वेल डिफाइंड मतलब पूरा क्वेश्चन हमें पूरा समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। पहले एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है, कैसा मतलब ऐड टू इंटीजर नंबर, दो इंटीजर नंबरों का जो ऐड करने का है उसका एल्गोरिथम हमें डिस्प्ले करना है, उसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि हर एक एल्गोरिथम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो स्टेप 1 पे हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जो लास्ट स्टेप में होता है उसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। तो हर एक एल्गोरिथम का एक स्टार्टिंग और एंडिंग, हर चीज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो हम स्टेप 1 में सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कितने, तीन कैसे, मतलब दो को तो हम सम कर देंगे a प्लस b को, और जो तीसरा जो सम करने पर जो रिजल्ट इसमें स्टोर करेंगे उसके लिए सी वेरिएबल लेंगे। हम यहाँ पे वेरिएबल के नाम कुछ भी ले सकते हैं, ABCDEFGH, बस समझने के लिए, आसानी के लिए मैं ABC हमेशा लेके चलता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या है, डिक्लेयर करें। पहले स्टेप में क्या हो, स्टार्ट किए, सेकंड में क्या है उसका डिक्लेरेशन किए, फिर क्या थर्ड वाले में क्या उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए, फिर चौथे स्टेप में क्या कर देंगे, उस वैल्यू को ऐड कर देंगे, और जो पांचवा स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ऐड करने के बाद जो इसमें स्टोर होगी उसे जाकर प्रिंट कर देंगे। किस प्रकार से, इस तरीके से। इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि दो इंटीजर नंबर लेने, उनके सम करके क्या है तीसरे इंटीजर पे हमें स्टोर कराना है, इस तरह का कुछ हमें एल्गोरिथम लिखना था। तो हमने कैसे लिखा, सबसे पहले बताया था कि स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप 1 में स्टार्ट पॉइंट हुआ ये, सेकंड में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में यहाँ पे क्या है, वैल्यू वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं, कैसे डिक्लेयर 3 इंटीजर a, b एंड c। तो 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिए, तो जैसे डिक्लेयर किए हैं वैसे हम लिखते चले जाएंगे। थर्ड स्टेप पे क्या करिए, डिफाइन वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब इन दोनों की क्या है वैल्यू डिफाइन कर देंगे a और b की, जो भी हम वैल्यू देना चाहें। फिर चौथी स्टेप में क्या लिखेंगे, ऐड वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब जो चौथा इसमें वो है स्टेप, उसमें क्या है जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू डिक्लेयर डिफाइन कर दिए हैं उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या हुआ है हमारा, स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी, मतलब स्टेप 4 है, इसके बाद क्या जो आउटपुट आएगा उसे क्या करना है, सी पे स्टोर कर देना, सी नाम के वेरिएबल पे। इन दोनों का जो आउटपुट है मतलब सी इक्वल टू a प्लस बी कर देना है, क्या जो दोनों का सम निकल के आया एडिशन वो स्टोर हो जाएगा सी पे। फिर जाके क्या है प्रिंट कर देंगे सी को प्रिंट कर देंगे, और लास्ट में क्या है स्टॉप कर दिया। तो हमने इस एल्गोरिथम को जो देख के हमें पता चल गया, इस क्वेश्चन को देख के पता चल गया कि हमें क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ी, किस किस चीज की जरूरत पड़ी और कैसे हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये था, अब हम ये सब सोच लिए माइंड में कि ऐसे इसका इंप्लीमेंट करना है, ये एल्गोरिथम लिख दिया। अब इसके भी हेल्प से हम प्रोग्राम इसका लिख सकते हैं, मतलब इसका कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट, यहाँ प्रोग्राम बना लेते हैं इस साइड, यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या है स्टार्ट, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दिया हम वर्ड मेन, ये मेन फंक्शन लिख दिए, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बॉडी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फिर क्या है, डिक्लेयर 3 इंटीजर a एंड b एंड c, मतलब 3 इंटीजर हमें क्या डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे क्या ये किस तरह की वैल्यू थी, इंटीजर टाइप की, मतलब इन प्रकार का डेटा टाइप ले लेंगे इंट, और क्या है a b c, a b c, सेमीकोलन लगा दिए लास्ट में। फिर क्या कर रहा है, डिफाइन वैल्यू ऑफ a एंड b, अब इन दोनों की क्या हमें वैल्यू डिफाइन करनी है। a इक्वल टू ले लिए 10 एंड b इक्वल टू ले लिए 13, सेमीकोलन लग गया। अब क्या है, ऐड वैल्यू ऑफ a एंड b, अब दोनों वैल्यू को क्या हमें ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या है, a प्लस b की वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिए। फिर क्या कर रहा है कि स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू c, मतलब जो आउटपुट जो स्टेप 4 क्या है इसे रिपीट करना है, और क्या करना है इसे स्टोर कर देना है, जिसकी सम वैल्यू है c पे। क्या किया यहाँ पे, c इक्वल टू a प्लस जो इसकी वैल्यू आई यहाँ पे लिख दी गया, ठीक है। फिर क्या है, प्रिंट ऑफ c, अभी क्या है प्रिंट c को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, प्रिंट f इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या है एडिशन है हमारा, तो सम लिख देंगे, स्पेसिफाई लगाए %d सेमीकोलन कॉमा एंड c, सेमीकोलन लगाए। ये हमारा हो गया प्रोग्राम, मतलब इसके भी हेल्प से
ये हमारा क्या है जो इम्प्लीमेंट हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस प्रकार का हमारा प्रोग्राम बन के आया, मतलब कि कोई क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हमारे पहले दिमाग में आ गया कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्रम बाई क्रम करेंगे। तो वो पहले हमारा उसको वो हो गया हमारा एल्गोरिथम। और कैसे इंप्लीमेंट इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका प्रोग्रामिंग क्या है ये पूरा कंप्लीट बन गया इसका। अब लास्ट में इसके गेट्स ये जो भी होगा लगा देंगे इसका, लेकिन जो इसका बीच का जो स्टेटमेंट है पूरा ये ऐसे प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो मतलब इस एल्गोरिथम को हम देख के बता सकते हैं कि हम प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये था हमारा एल्गोरिथम लिखने का तरीका। लेकिन ये तो हमारा जो हम अपने सोचते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप में लिखना है। लेकिन क्या है जो ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे तो मान लो कोई बड़ा काम करना है हमें, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इस तरह तो क्या क्या सोचे हम, तो उसी को क्या है जो आप बुक में जो लिखा होगा सारे एल्गोरिथम वो क्या बहुत शॉर्ट में लिखे हैं। यानी कि अभी हम क्या स्टार्ट किए थे, फिर डिक्लेयर किए, फिर वैल्यू इनिशियलाइज किए, फिर बाद में ऐड किया। तो यहाँ पे ये जो दो लाइन है ऊपर वाली स्टेप 2 और स्टेप 3, ये क्या है दोनों के एक ही में जोड़ देगा, वो डिक्लेयर भी कर देगा और इनिशियलाइज भी कर देगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हुआ हमारे यहाँ से, एक ही में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या ऐड वैल्यू और जो स्टोर वैल्यू, तो इन दोनों को शॉर्ट करके दोनों को एक ही लाइन में कर देगा, तो और थोड़ा शॉर्ट हो गया ये। तो 2 लाइन में हमारा एल्गोरिथम कन्वर्ट हुआ इन 4 लाइन के बजाय। फिर क्या लास्ट में प्रिंट सी कर देगा और स्टॉप कर देगा। तो हमारी क्या और एल्गोरिथम छोटा पड़ जाएगा इससे, मतलब एक ही बार में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो इसमें जो टाइम लगेगा, जो बार बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नाम ले रहा हूं मैं, इसके थोड़े जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसको सॉल्व करना पूरा बताया जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें क्या है हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा और क्या जो मेमोरी का स्पेस होगा वो भी कम लेगा। तो इससे हम छोटा एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो ये तो हमारा जो हम सोचते हैं कि कैसे एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं। अक्सर हमें क्या होगा बताया तो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका होता है, लेकिन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लिखेंगे कैसे। तो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है कि कैसे लिखा जाता है। किसी प्रोग्राम को हम सोच तो लिए हैं लेकिन उसे कैसे लिखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसे लिख देना है। और इस जो लिखे इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये इधर प्रोग्राम है उसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। तो ये हमारा हो गया पूरा एल्गोरिथम। अब इसे शॉर्ट में लिखना होगा तो इसको शॉर्ट में लिख के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं उसको शॉर्ट में, इसी एल्गोरिथम को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो मेथड फर्स्ट था इसका, यहाँ पे क्या है स्टेप मतलब 7 स्टेप में हमारा क्या है एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ है। 7 स्टेप में हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ है, जो कि जैसे जैसे हमने सोचा है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसे एल्गोरिथम लिख दिए। और क्या जो इसका मेथड 2 है इसे जो शॉर्ट फॉर्म में एकदम लिखेंगे तो वो क्या है यहाँ पे स्टेप 5 तक में कंप्लीट हो गया, 5 स्टेप में कंप्लीट हो गया। क्या कर दिया गया यहाँ पे कि स्टेप 1 में क्या किया स्टार्ट ऐड, तो ऐड से स्टार्ट किया गया जो भी हमारा हुआ। फिर क्या है गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की जो वैल्यू है पहले तो यहाँ पे डिक्लेरेशन भी ए और बी को कर दिया गया और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ले ली गई। मतलब क्या है कि गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उसका वैल्यू का डिफाइन भी यहाँ पे कर दिया गया है, मतलब ए और बी की कोई वैल्यू दे दी गई है। और थर्ड स्टेप में क्या कर दिया गया है कि जो ए और बी की जो वैल्यू है वो सम होने के बाद क्या है सी पे इनिशियलाइज होगी, मतलब सी पे चली जाएगी जो भी वैल्यू आएगी। और फिर क्या है जो स्टेप 4 में क्या है जो सी है उसे हम डिस्प्ले कर देंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे और लास्ट में क्या स्टॉप कर दिए। तो ये था इस बड़े एल्गोरिथम को हम इसे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जितने भी बुक में एल्गोरिथम लिखे एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, किसी भी प्रोग्राम के किसी भी एल्गोरिथम जो बहुत बड़ा हम सोचते हैं तो उसका क्या है शॉर्ट फॉर्म एकदम लिखा है। जैसे कि ये शॉर्ट में हमारा एल्गोरिथम ये भी गलत नहीं है वो भी गलत नहीं है, बस हमारा जो मैटर करता है कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है उससे हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ये हमारे इसकी जो टाइम से लिखने का जो टाइम लगेगा वो हमारा सबसे कम लगेगा इसकी अपेक्षा, तो हम क्या है इससे वैल्यू ज्यादा देंगे। लेकिन प्रोग्राम हमारा ये भी गलत नहीं, एल्गोरिथम हमारा ये भी गलत नहीं है, ना ही वो गलत है। तो अभी हम स्टार्टिंग में ऐसा लिखना सीखेंगे, जब हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, काफी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तब क्या हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इससे हमारा एल्गोरिथम गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि ये क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करती है। इसके जो 2 फैक्टर हैं इसके बनाने के एल्गोरिथम को लिखने के, वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है इसके 2 फैक्टर है, तो इसे फेस कर देते हैं। क्या ये देखिए एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत मैटर करती है, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी बताया था आपको बहुत मैटर करती है, वही उसी के बिहेव पे हमें क्या एल्गोरिथम सही बताया जाता है कि आपका एल्गोरिथम इतना अच्छा है या इससे भी कितना अच्छा है, मतलब कितना कम अच्छा है या कितना अच्छा रोस्ट एल्गोरिथम है या बेस्ट है या उससे भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 चीज मेन फैक्टर इससे क्या है 2 चीज पे डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम हमारा कितना अच्छा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों होते क्या है इसे समझ लेते हैं। पहले क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है कि मान लो कि हमें नंबर हमारे पास
नंबर है कुछ, उन्हें क्या है सॉर्टिंग करना है उस नंबर को, तो अरेंज करना है उसके क्रम में। मान लो पहला नंबर है 1 4 1 8 4, ऐसे मान लो 3 नंबर है हमारे पास, कितना है 1 8 4, ये 3 नंबर है हमारे पास। अब क्या करना है इसे क्रम में करना है। पहले तुम्हारा क्या है, पहले में आ रहा है 1, फिर दूसरे में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, फिर चौथे तीसरे में क्या आ रहा है 4। मतलब अभी हमारे ये क्या है एक अरेंजमेंट, मतलब सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं है, क्रम में नहीं है। हमें जो पहले आना चाहिए, पहले 4 आना चाहिए, फिर बाद में 8 आना चाहिए, मतलब 1 के बाद 4 फिर 8। तो इससे क्या है सॉर्टिंग करना है मान लो हमें, तो क्या करेंगे हम एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करेंगे, क्या 1 8 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये छोटा है तो पहले आ गया, और बड़ा होता तो बाद में आता। फिर इससे पहले इससे कंपेयर किए, फिर क्या है इसका इससे कंपेयर किए, तो इसे हमें एक टाइम क्या अलॉट कर देते हैं, मतलब एक टाइम अलॉट कर देते हैं। इस एक कंपैरिजन में मान लो हमें क्या लगा 1 यूनिट टाइम लगा, एक कंपैरिजन में एक कंपैरिजन करने पर दो वैल्यू पे हमें कितना टाइम लगा 1 यूनिट लगा। इस प्रकार हमारे पास मान लो क्या है 10 वैल्यू है, तो हमें कितना टाइम लगेगा, हमारा 10 यूनिट टाइम लगेगा। तो ये जो 10 यूनिट टाइम लगेगा, तो ये क्या होता है इस तरह से क्या पता चल रहा है कि हमारा जितना भी वैल्यू आएगा, जितना भी डाटा आएगा उससे कंपेयर करने में उतना ही हमारा कंपैरिजन इतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना कंपैरिजन बढ़ेगा उतने यूनिट हमारा टाइम लगेगा। तो क्या है हमारे कंपैरिजन पे क्या है डिपेंड कर रहा है कि हमारी कितनी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होनी है, कितनी ज्यादा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, यही हमारा क्या कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मान लो कि इस प्रोग्राम को पूरे सॉल्व करने पूरा एल्गोरिथम लिखने पे इतने यूनिट का टाइम लगा, तो इस जो जितना स्टेप 1 पे टाइम लगा, स्टेप 2 पे टाइम लगा, तो इन्हें जब टोटल कर देंगे पूरे टाइम को, जितने भी हमारा टोटल टाइम आएगा वो हमारा टोटल टाइम निकल के आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये अब इसी प्रकार क्या होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि मान लो हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी, ठीक है 3 वेरिएबल है हमारे पास ए बी एंड सी। अब इनके जो वैल्यू डिक्लेयर किए, वैल्यू जब इनके डिफाइन किए, मतलब इनकी जो वैल्यू इनिशियलाइज डिफाइन किए, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, तो इनके अलावा और मेमोरी हमारी लगने वाली है। मान लो कोई फंक्शन अलॉटमेंट करते हैं, तो जो फंक्शन अलॉटमेंट किए जहां पे मान लो रैम में फंक्शन अलॉटमेंट किया हमने रैम पे, तो रैम पे जो मेमोरी का मैक्सिमम स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस है जो मेमोरी का, तो ये एक निश्चित टाइम पे, मतलब एट ए टाइम पे जितना स्पेस लेगा, इस तरह एक निश्चित टाइम पे जितना भी स्पेस लेगा वो हमारा क्या कहेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या कहलाएगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारे क्या है एल्गोरिथम की हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। तो एल्गोरिथम लिखने का तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे लिखते हैं, बस ये आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम हमारा कब अच्छा होगा, ये मैटर कब करेगा हमारा कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम है। तो जितना कम हमारा ये दोनों रहेंगे उतना ही हमारा एल्गोरिथम उतना ही अच्छा माना जाएगा, उतना ही बेस्ट माना जाएगा, और जितना ही स्लो रहेगा उतना ही रोस्ट में। इसमें भी 3 टाइप पे डिफाइन है कि कौन सा रोस्ट है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा उससे भी अच्छा है, कौन सा गुड है। तो ये क्या है इसमें भी डिफाइन है 3 तरह से किस किस पार्ट में कौन सा एल्गोरिथम को किस में रखना है। तो हमने आज ही सीखा कि हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे भी एल्गोरिथम की कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।